हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम कुछ नए वर्ड्स हैं उनके मीनिंग सीखेंगे, जिसमें मेरे पीछे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे बोर्ड पे। एक तो है कैपिटल रिसिप्ट्स, दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसके साथ हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के जो पहले दो वर्ड्स हैं वो हैं कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या फ़र्क होता है? सबसे पहले रिसिप्ट्स का मतलब जान लें कि रिसिप्ट्स क्या हैं। आप अपने बिजनेस में जो भी पैसा जनरेट करते हो या जो भी रेवेन्यू कमाते हो, जो भी आपको इनकम आती है किसी भी सोर्स से, उसको हम रिसिप्ट बोलते हैं। तो रिसिप्ट मीन्स कि आप अपने बिजनेस में जो पैसा अर्न कर रहे हो किसी भी तरह से, किसी भी एक्टिविटी से, उसको हम रिसिप्ट्स बोलेंगे। अब बात करते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है। देखिए दोस्तों, कैपिटल रिसिप्ट्स मोटे तौर पे आपको बता दूं कि ये वो रिसिप्ट्स होती हैं जो कभी कभार हों, यानी ऐसी कोई इनकम जो आपको कभी कभार होती है, या ऐसा कोई रिसिप्ट्स जो आपको कभी कभार मिलता है। कभी कभार का मतलब हो गया कि साल में एक बार या 2 साल में एक बार या 4 साल में एक बार। तो ऐसी रिसिप्ट्स जो रेगुलर नहीं हैं, कभी कभार होती हैं, उनको कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं जो रेगुलर नेचर की हैं, जो आपको हर रोज़ या हर 10 दिन के बाद या हर मंथ आपको जो इनकम आती है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो सबसे पहले जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं ये नॉन रेकरिंग होती हैं। नॉन रेकरिंग का मतलब कभी कभार होने वाली चीज़। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने कोई बिल्डिंग बेची। अब बिल्डिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हर महीने या हर रोज़ बेचोगे। अब कभी वंस इन ए वाइल बेचोगे, जैसे मान लो 1 साल के बाद या 4 साल के बाद या 5 साल के बाद। तो ये इसको बोलेंगे नॉन रेकरिंग, यानी जो रेगुलर नहीं है। सो कैपिटल रिसिप्ट्स का जो पहला है वो है कि ये नॉन रेकरिंग नेचर की होती हैं, जो कभी कभार होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी, कोई बिल्डिंग बेची, कोई आपने लैंड बेचा, कोई मशीनरी बेची। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ या हर मंथ बेचते हो, ये कभी कभार होती हैं, वंस इन वाइल, 2 साल या 4 साल के बाद। तो ऐसी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं, उनको हम बोलेंगे नॉन रेकरिंग। ठीक है। दूसरा इसका है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो इसमें एग्जांपल क्या आ गई? एक तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जो हम फिक्स एसेट बेच रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने कोई ज़मीन बेची, लैंड बेची, या आपने कोई बिल्डिंग बेची, या आपने कोई मशीनरी बेची, या आपने कोई फर्नीचर बेचा। ये वो चीज़ें हैं जो आप रेगुलरली नहीं बेचते हो, कभी कभार बेचते हो। तो ऐसी चीज़ों को हम नॉन रेकरिंग बोलेंगे, और इनसे होने वाली इनकम हम क्या बोलेंगे? उनको कैपिटल रिसिप्ट्स। तो एक तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आ गया। दूसरा लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब आप बैंक से जो लोन लेते हो ये भी आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स है, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, चाहे बैंक से आ रहा है, बट ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स में आएगा, लेकिन ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि आपको वो वापस करना है। अब इसकी मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा कि फिक्स एसेट्स और लोन टेकन फ्रॉम बैंक, इसकी बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट है। सो शोन इन द बैलेंस शीट, इनको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम फिक्स एसेट्स की बात करें तो आपको पता है फिक्स एसेट्स अगर हमने कोई बेचा, ये आपकी बैलेंस शीट है। ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज करो ये आपकी बैलेंस शीट है। आपको पता है ये साइड लाइबिलिटीज़ के लिए है और ये साइड एसेट्स के लिए है। ठीक है, मान लो मेरे पास जो फर्नीचर था वो 1 लाख रुपए का था। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो फर्नीचर है वो 1 लाख का था, इसमें से 40,000 का मैंने फर्नीचर बेच दिया। तो जितने का मैं फर्नीचर बेच दूंगा, क्योंकि मेरा एक एसेट कम हो जाएगा, उतना मैं अपना फर्नीचर का वैल्यू कम कर लूँगा। तो मेरे पास फर्नीचर की वैल्यू कितनी बची? 60,000। ठीक है, एक तो मेरा एक एसेट कम हो गया, लेकिन एक एसेट इंक्रीज भी होगा, क्योंकि जो फर्नीचर मैं बेच रहा हूँ किसी को फ्री में तो नहीं दे रहा। इट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। तो जितना मेरा कैश बैलेंस पहले था, मान लो पहले कैश बैलेंस मेरा 50,000 था, अब 40,000 मेरे पास और आ जाएगा, क्योंकि मैंने वो फर्नीचर बेचा। तो एक बैलेंस मेरा क्या हो गया? कम हो गया, और एक बैलेंस मेरा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो ये जो सेल ऑफ फिक्स एसेट, जो हम फिक्स एसेट बेचेंगे, इसका इफेक्ट हमारी कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे? जो चीज़ हमने बेची वो हमारे पास से कम हो जाएगी, हम उसको माइनस कर लेंगे। और क्योंकि बेची हमने कैश में है, इसका मतलब हमारे पास कैश आ जाएगा, तो कैश को हम उसमें प्लस कर लेंगे। तो जो भी इफेक्ट इसका आया वो बैलेंस शीट में आ गया। अब बात करते हैं लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अगर हम बैंक से लोन ले लेते हैं तो उसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा? अब देखिए, आपने लोन लिया, ये कैपिटल रिसिप्ट्स इसलिए है कि लोन कोई भी पर्सन हर रोज़ या हर महीने नहीं लेता। आज आपने लोन लिया,
अगला लोन जब ये चुका दोगे या अगर ज़रूरत पड़ी तो साल के बाद या 2 साल के बाद या 4 साल के बाद आप लोन लेते हो बिजनेस के लिए, ठीक है। तो अगर आपने लोन ले लिया, ये भी कैपिटल रिसिप्ट्स है। तो बैलेंस शीट में क्या फ़र्क पड़ा कि आपने अगर एक लोन ले लिया तो जो भी आपके पहले लोन थे उसमें एक लोन ये भी जुड़ जाएगा, तो आपके लोन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सपोज करो आपने 5 लाख का लोन लिया तो आपकी 5 लाख की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इससे पहले मान लो 2 लाख का आपका लोन पहले भी था, तो कुल मिला के आपका बैंक लोन हो गया 7 लाख, ठीक है। तो अब आपके पास ये लोन आ गया, लेकिन ये लोन किस फॉर्म में आया आपके पास? ये आपके पास कैश के फॉर्म में आएगा। तो आपके पास एसेट्स भी, जो कैश का बैलेंस है वो भी 5 लाख इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको जो लोन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश मिलेगा। तो क्योंकि आपको पता है कि एक ट्रांजैक्शन का डुअलिटी कंसेप्ट है, एक ट्रांजैक्शन 2 जगह रिकॉर्ड होती है, तो आपका एक तो लोन बढ़ जाएगा, वहां से आपका एक एसेट भी बढ़ जाएगा। ये आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में सीखा भी था। आपने जो लोन लिया बैंक से, उसका इफेक्ट कहाँ आ गया? लाइबिलिटी साइड में आ गया। और क्योंकि आपका एसेट भी इंक्रीज होगा, आपके पास कैश आ जाएगा, तो आपका कैश बैलेंस भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और लोन टेकन फ्रॉम बैंक, इसका इफेक्ट कहाँ पे आया? आपने देखा कि इसका इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में आया, लाइबिलिटी साइड में भी आया और एसेट साइड में भी आया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। तो कैपिटल रिसिप्ट्स का पहला जो था मेन कि ये नॉन रेकरिंग नेचर, मतलब रेगुलर नेचर की नहीं है, लेकिन जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं ये रेकरिंग नेचर की है, मतलब रेगुलर नेचर की। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स बेची, हम जो बिजनेस करते हैं वो गुड्स या सर्विस का करते हैं, या तो हम गुड्स बेचते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी हम गुड्स बेच रहे हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका वो हमारी रेगुलर इनकम में आएगा, क्योंकि वो हर रोज़ होगा, हर महीने होगा, हर हफ्ते होगा या हर 15 दिन के बाद हो, 15 दिन में होगा। तो जो भी हम गुड्स बेचते हैं वो डेली बेसिस पे होती हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे होती है, यानी इनकम हमें डेली बेसिस पे आती है, हर रोज़ आती है, हर महीने आती है, 15 दिन में आती है। तो वो इनकम हमें रेगुलर बेस पे होती हैं, तो ऐसी इनकम को हम रेकरिंग नेचर बोलेंगे। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है इसमें हम ऐसी इनकम डालते हैं जो रेगुलर हैं, जो रेवेन्यू रेकरिंग नेचर की हैं, जो हमें रेगुलर इंटरवल के बाद होती रहती हैं। वो चाहे हर दिन बोलो या हर हफ्ते बोलो या हर 15 दिन के बाद बोलो या महीने में बोलो, ठीक है। तो ऐसी इनकम को हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम। दूसरा इसमें क्या क्या आती है, जैसे इसमें था सेल ऑफ फिक्स एसेट्स में है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हमने या गुड्स बेची या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड की। सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं गुड्स नहीं बेच रहा, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं फीस लेता हूँ। या कोई लॉयर है या कोई डॉक्टर है, ये सर्विस प्रोवाइडर में आते हैं, तो ये भी जो सर्विस देते हैं बदले में कुछ पैसा अर्न करते हैं, तो वो उनकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगी। तो सेल ऑफ गुड्स या सर्विस, या फिर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, आपने चाहे बैंक में पैसा रखा है और बैंक से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, या आपने किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दे रखा है, वो इंटरेस्ट आपको दे रहा है, या आपको कोई कमीशन मिल रही है, या आपको कोई आपने बिल्डिंग रेंट पे दी है, आपको जो रेंट आ रहा है, तो ये सारी ऐसी इनकम्स हैं जो रेगुलर हैं। आपको इंटरेस्ट जो है हर महीने आएगा, आपको कमीशन जो है हर महीने या हर 15 दिन के बाद जब भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे कमीशन आएगी। आपको जो रेंट है, अगर आपने कोई बिल्डिंग किराए पे दे रखी है, आपको जो रेंट है ये भी हर महीने आपको आएगा। तो ये एक रेगुलर नेचर की इनकम्स हैं, इसलिए इनको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। चलिए अब इनकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में तो आएगी नहीं, शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितनी भी ये इनकम्स हैं, ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबने बनाया है, तो जितनी इनकम्स हैं, चाहे इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन है या रेंट है, या हमने गुड्स बेची, या आप देखते हो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर गुड्स बेची हैं, सेल्स हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आती हैं। तो जितनी भी ये इनकम्स आप अर्न करते हो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती हैं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आई होप सबने बनाया है, तो आप देखते हो कि क्रेडिट साइड में हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं। तो जितनी भी ये इनकम्स हैं, चाहे इंटरेस्ट है, कमीशन है, रेंट है, या कोई भी तरह की इनकम है जो रेगुलर आपको हो रही है, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी। तो ये जो इनके हैं मेन डिफरेंसेस हैं कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, कि कैपिटल रिसिप्ट्स नॉन रेकरिंग नेचर की होती है, यानी कभी कभार होने वाली, वंस इन ए वाइल, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हैं ये रेगुलर नेचर की होती हैं, हर दिन, हर 15 दिन, महीने, हर महीने। तो इस तरह की जो रिसिप्ट्स हैं वो रेवेन्यू नेचर की होती हैं, तो इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं इनको। इनकी एग्जांपल क्या आ गई कैपिटल रिसिप्ट्स की? जैसे हमने कोई फिक्स एसेट बेचा या हमने कोई बैंक से लोन लिया। अब ये ऐसी दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हम रेगुलरली नहीं करते। फिक्स एसेट हम हर महीने या हर रोज़ नहीं बेचते, ना ही बैंक से हम लोन लेते हैं हर रोज़, तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाएंगी।
इसमें क्या आ जाएगा, सेल आपने की गुड्स की, सर्विस की, कोई इंटरेस्ट, कोई कमीशन, ये ऐसी इनकम्स हैं जो आपको हर मंथ रिसीव होती हैं या हर दिन भी रिसीव होती हैं, इनसे गुड्स की सेल करते हो आप। तो ये रेगुलर नेचर की हैं, इसलिए रेवेन्यू है। तो इसकी एग्जांपल आ गई। इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि ये बैलेंस शीट में शो होती हैं एसेट्स और लाइबिलिटी साइड में। अगर एसेट है, आपने बेचा, तो आपका वो एसेट जो आपने बेचा वो कम हो जाएगा और आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने लोन लिया तो आपकी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एक तरफ आपका कैश भी इंक्रीज हो जाएगा जितना आपने लोन लिया। तो इसकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होती है। और ये जितनी भी इनकम्स हैं, आपको पता है इनकम सारी की सारी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी की सारी इनकम आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ट्रेडिंग साइड में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सपेंसेस की। अच्छा, एक्सपेंसेस आप सबको पता है कि जो हम खर्चा करते हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, दूसरे होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो हम एडवांस में पे कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, जो हमने एडवांस कर दिए पे, मतलब अगले साल का खर्चा जो था, मान लो अगले साल का आपने रेंट देना है तो आपने इसी साल में पे कर दिया, उसको हम प्रीपेड बोलेंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस स्टिल टू बी पेड, ये वो एक्सपेंस हैं जो अभी हमने पे करने हैं। हम सर्विस ज़रूर ले चुके हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी की सैलरी देनी है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर चुका है लेकिन अभी तक सैलरी नहीं दी, इसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब इनके ट्रीटमेंट क्या है? जो प्रीपेड एक्सपेंस हैं, प्रीपेड एक्सपेंस अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो जो एक्सपेंस प्रीपेड है वो हम माइनस कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्चुअल एक्सपेंस से। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपने टोटल रेंट 12,000 का दिया है, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें से 2,000 प्रीपेड है, मतलब अगले साल का है, वो हम माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, जो भी टोटल एक्सपेंस होंगे उसमें से जो एक्सपेंस प्रीपेड हैं वो माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि हम जिस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, हमें उसी साल के एक्सपेंसेस इसमें शो करने होते हैं। अब इसमें क्योंकि 12,000 में 2,000 अगले साल का एक्सपेंस था, तो हम उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अगले साल के अकाउंट में हम इसको डालेंगे, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो बाकी जो 10,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बैलेंस शीट में कोई भी एक्सपेंस है वो हमारी बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा, क्योंकि जो एक्सपेंस हमने एडवांस दिया है और जिसकी अभी हमने सर्विस नहीं ली है, वो जब तक हम वो सर्विस ले नहीं लेते जिसके लिए हमने एडवांस पे किया है, तब तक हमारे लिए वो एक एसेट है, क्योंकि ये एक्सपेंस जो हमने एडवांस दिया है हम कभी भी वापस ले सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेंस जो प्रीपेड हों उनको हम एसेट साइड में बैलेंस शीट में शो करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, लेकिन जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये अगले साल के हैं, तो अगले साल के अकाउंट में आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है या फिर कोई रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्या करना है, आपको पता है डेबिट साइड में आते हैं, प्रीपेड भी डेबिट साइड में आते हैं और आउटस्टैंडिंग भी। तो मान लो अगर आपका कोई रेंट 10,000 है, आपने पे किया और अभी 2,000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब इसी साल का है लेकिन पे नहीं किया, तो आप वो इसमें ऐड कर दोगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें इसी साल के खर्चे हमें शो करने हैं, ना अगले साल का करना है ना पिछले साल का। तो आउटस्टैंडिंग, अगर आपने रेंट 10,000 दे दिया है और 2,000 अभी भी देना है, बेशक आप अगले साल दो, डजेंट मैटर कि आपने इसी साल में ही देना है, लेकिन आपने उसकी रिकॉर्डिंग इसी साल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करनी है, तो आप उसमें ऐड कर लोगे जो आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ये हो गई किसकी बात की हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। लेकिन अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है ये आपके लिए लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड में आप क्या करोगे, जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है 2,000 का, क्योंकि अभी आपने पे करना है, तो ये आपकी लाइबिलिटी होती है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारे लिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है,
ट्रीटमेंट मैंने बता दी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एक एसेट है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक चीज़ और की, छोटा सा एक पॉइंट रह गया। मैं बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड एक्सपेंस एंड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। दोनों का मतलब सेम है, यानी एडवांस पेमेंट, लेकिन एक स्लाइट डिफरेंस है। प्रीपेड का मतलब एडवांस, अनएक्सपायर्ड का मतलब भी ऐसा एक्सपेंस जो हम कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमने वो पूरी तरह से सर्विस ली नहीं है। अब मैं जैसे बात करता हूँ प्रीपेड एक्सपेंस, दोनों का नेचर सेम, दोनों एसेट्स हैं, लेकिन स्लाइट डिफरेंस क्या है। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या है कि सपोज करो आपने अगले साल का रेंट, 6 महीने का रेंट आपने एडवांस दे दिया, ठीक है। आपका मान लो ये साल 2018 है, लेकिन आपने एक्सपेंस दे दिया 2019 का, 6 महीने का आपने एडवांस दे दिया, ठीक है। मतलब सपोज करो कि आपने 1 जनवरी से लेके 30 जून तक का रेंट आपने एडवांस दे दिया, 1 जनवरी से 30 जून, तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, ठीक है, या प्रीपेड रेंट हो गया। चलिए मान लेते हैं इसको कि प्रीपेड रेंट है, एडवांस दे दिया है। अब अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या हो गया। अनएक्सपायर्ड का मतलब भी यही है कि आपने एडवांस दिया है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें सारा का सारा जो आपने 6 महीने का एडवांस रेंट दिया है, प्रीपेड दिया है, अभी तक आपने इस सर्विस को लिया नहीं है। अभी तक आपने पूरे का पूरा आपका एडवांस है, अभी पूरे का पूरा 6 महीने आपने जो एडवांस रेंट दिया हुआ है वो 6 महीने तक आप वो बिल्डिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अनएक्सपायर्ड का मतलब कि सपोज करो कि आपने जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, 6 महीने का एडवांस रेंट दिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 6 महीने का रेंट आपने एडवांस दे दिया है, लेकिन इसमें से पहले 3 महीने आपने वो जो बिल्डिंग थी उसको यूज़ कर लिया हुआ है। इसका मतलब अब आपके पास बाकी कितने महीने बचे, 3 महीने। तो अनएक्सपायर्ड का मतलब हो गया कि जिसका कुछ पार्ट आपने जो रेंट दिया था यूज़ कर लिया हुआ है, ये पार्ट, और कुछ अभी यूज़ करना बाकी है, उसको हम अनएक्सपायर्ड कहेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। प्रीपेड का मतलब पूरा का पूरा रेंट अभी जो आपने दिया या जो भी एक्सपेंस दिया अभी उसकी सर्विस लेना आपकी बाकी है, और अनएक्सपायर्ड का मतलब कि जो आपने एडवांस दिया था उसकी कुछ सर्विस आप ले चुके हो, बाकी लेना बाकी है, उसको हम बोलेंगे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। दोनों की ट्रीटमेंट सेम है, दोनों एसेट्स हैं, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस हो जाते हैं और बैलेंस शीट में एज एन एसेट आती हैं। सिर्फ फर्क इसमें था कि एक जो आपने अभी तक बिल्कुल यूज़ नहीं किया, जो आपने रेंट या जो भी एक्सपेंस एडवांस दिया है, और दूसरा जो अनएक्सपायर्ड है, इसका मतलब कुछ पार्ट आपने यूज़ कर लिया है, कुछ करना बकाया है। तो आज आपने सीखा कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में, और डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड एक्सपेंस एंड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। चलिए दोस्तों, आगे कुछ आपको पूछना होगा कमेंट बॉक्स में आप बता देना, तो मैं उसमें बता दूंगा। तो जल्दी आपसे मिलूंगा कुछ नए वर्ड्स लेके, तब तक फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।